बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे होती है? तो सबसे पहले एनिमल की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बात याद रखेंगे कि जो एनिमल हैं वो कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता, लेकिन जो यूनिसेलुलर एनिमल की बात की जाती है वो आमतौर पे प्रोटोजोन्स की बात की जाती है, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिसेलुलर, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रोटोजोन्स की बात हो रही है। जैसे प्रोटोजोन में एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं अमीबा। अब इसकी बॉडी यूनिसेलुलर है। सबसे पहले जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे हैव मैक्सिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो सेल्स हैं वो बहुत ही कम है जो इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज हैं। क्लियर? लेकिन अगर इसका देखा जाए वॉल्यूम हालांकि इसका छोटा सा है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज है। लेकिन हमारी बॉडी के, ह्यूमंस के बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ सेल इन्वायरमेंट से छुपे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका सरफेस एरिया इन्वायरमेंट के सामने ज़्यादा है। हालांकि इसका वॉल्यूम कम है, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ सेल इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज नहीं है क्योंकि वो अंदर की तरफ छुपे हुए हैं। यहाँ क्या है, वॉल्यूम थोड़ा है लेकिन सारा का सारा वॉल्यूम इन्वायरमेंट के सामने क्या है, एक्सपोज है। इसको हम कहते हैं दे हैव मैक्सिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। क्लियर? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, चूँकि सारी बॉडी इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज है, तो इन्वायरमेंट से चीज़ें आ भी रही होती हैं, जा भी रही होती हैं, आएंगी और जाएंगी। कैसे? डिफ्यूजन के ज़रिए से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, ऑस्मोसिस के ज़रिए से। तो ये सारे वो मैकेनिज्म हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से इनको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिंपल मल्टीसेलुलर में भी यही है, क्योंकि सिंपल मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में चूँकि सेल्स की तादाद थोड़ी होती है और ज़्यादातर वो जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं। जैसे आज हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन चूँकि सिंपल है, तो वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं उनके चूँकि ज़्यादातर सेल्स बॉडी के अंदर छुपे हुए होते हैं और वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करते, तो फिर उन सेल्स तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए या उन सेल में होने वाले वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ब्लड भी इस्तेमाल होता है और वेसल्स भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जैसे ह्यूमन के केस में ब्लड वेसल्स और ब्लड मिल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं उसका नाम है निडेरिया, या उसको सिलेंट्रेट भी कहा जा सकते हैं। तो ये निडेरियन है और सिलेंट्रेट है। और ये इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहता है। और बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, और दोनों के दरमियान में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आपको एक्टोडर्म शो करती है और जो रेड कलर की जो लाइन है ये एंडोडर्म है। क्लियर? तो एक्टोडर्म अगर देखें तो सारा का सारा वाटर के सामने एक्सपोज है। बाहर क्या मौजूद है? वाटर। तो पूरी एक्टोडर्म किसके सामने एक्सपोज है? वाटर के सामने एक्सपोज है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी की बात करिए, जो कैविटी है इसको सिलेंट्रोन कहा जाता है, या इसको एंटीरोन भी कहा जाता है, या इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, यानी इसके मुख्तलिफ नाम हैं, एंट्रोन, सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो यहाँ इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है। सैक लाइक का मतलब क्या है कि इसके पास एक ओपनिंग होगी। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने टेंटिकल्स के जरिए से इस ओपनिंग के जरिए से मटेरियल को अंदर भेज रहे होते हैं। तो पहला काम क्या है कि वाटर, डिजॉल्व, ऑक्सीजन एंड फूड आर टेकन इनटू द सिलेंट्रोन। इस बॉडी कैविटी को सिलेंट्रोन कहा जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स। तो इसके पास जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है, तो उनकी मूवमेंट की वजह से मटेरियल अंदर आ रहा होता है। और जो मटेरियल अंदर आता है तो वो किसके सामने एक्सपोज हो जाता है? वो एंडोडर्म के सामने एक्सपोज हो। अच्छा, इस जगह मटेरियल को मूव करवाया जाता है।
ताकि हर सेल तक ये आसानी से पहुंच जाए। कैसे मूव कर, क्योंकि एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर फ्लैजेला लगे होते हैं। उस फ्लैजेला की वजह से ये जो अंदर का मटेरियल है वो मुसलसल मूव कर रहा है। क्लियर? फ्लैजिलेटेड सेल आर प्रेजेंट इन एंडोडर्म। अच्छा, यहाँ जो फूड है, आपको पता है फूड की डाइजेशन होगी, तो जो एंडोडर्मल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, उस फूड को इंगल्फ कर लेते हैं। किसके जरिए से इंगल्फ करते हैं? एंडोसाइटोसिस के जरिए। लेकिन जो वाटर है या मिनरल्स हैं या ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी यहाँ जो एंडोडर्मल सेल के अंदर मटेरियल जाएगा वो तो या तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा। डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है? जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं जो आसानी से आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से, तो सारे मैकेनिज्म के जरिए से ये। हाँ, जो बड़े फूड के पार्टिकल हैं उनके लिए क्या करनी पड़ती है? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस कौन करेंगे? एंडोडर्मल सेल्स। फिर अंदर जाके उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो फिर डिफ्यूजन के जरिए से एक्टोडर्म तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो एक्टोडर्मल सेल गेट फूड फ्रॉम एंडोडर्मल सेल बाय डिफ्यूजन। अच्छा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसी तरह होगा कि एक्टोडर्म से पहले एंडोडर्म में आएगा और एंडोडर्म से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आएगा और यहाँ से माउथ के जरिए से इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं ये चूँकि इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से इन्वायरमेंट के साथ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व मिनरल्स हैं या इवन न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो एक्टोडर्म के जरिए से भी इस हाइड्रा की बॉडी में इंटर हो रहे हैं। अब यहाँ दो रूट हो गए, माउथ के जरिए से आना और दूसरा एक्टोडर्म के जरिए से आना। माउथ के जरिए से रिमूव होना और एक्टोडर्म के जरिए से रिमूव होना। यानी आप कह सकते हैं एक्टोडर्मल सेल ये डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकते हैं विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया। जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एज कम्पेयर टू हाइड्रा, लेकिन जो हायर एनिमल है उनके लिहाज से ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ भी जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत दूर नहीं होते, इस वजह से यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म। फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनमें कोई बॉडी कैविटी ना हो। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी है, ये इसकी आप कह सकते हैं वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाली डोर्सल सरफेस है, लेकिन दरमियान में कैविटी मौजूद है। ठीक है, उस कैविटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। फ्लैट सरफेस किसको कहा जाता है? कि जैसे कोई इस तरह की चीज़ हो, उसको अगर हम प्रेस कर दें तो ये अब फ्लैट बन जाएगी, कि जिसकी आउटर एंड इनर या अपर एंड लोअर सरफेस आपस में मिली हुई हो तो वो क्या कहलाती है? फ्लैट बॉडी कहलाती है। जिसके दरमियान में खाली जगह ना हो वो कौन सी बॉडी कहलाती है? फ्लैट बॉडी कहलाती है। जैसे एक बॉटल है, आप उसको प्रेस कर दें वो फ्लैट हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन, चूँकि ज़्यादातर जो सेल है वो इन्वायरमेंट से बहुत दूर नहीं है, इस वजह से यहाँ आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है और यही वजह है कि इनके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनके अंदर भी मौजूद नहीं होता। तो ये एसिलोमेट है। चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस हुआ है कि एसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ 3 लेयर्स हैं, बाहर वाली को एक्टोडर्म, दरमियान वाली को मेसोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? सेम वही, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे? एक्टोडर्म के अंदर मटेरियल इंटर होगा, मेसोडर्म के पास आएगा, एंडोडर्म के पास आएगा, फिर एंडोडर्म से जो वेस्ट बनेगा वो मेसोडर्म के पास आएगा, एक्टोडर्म के बाद आएगा और इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम प्लेन एरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो प्लेन एरिया में भी बाकायदा एक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है जो फूड को अंदर लेके जा रहा होता है। ठीक है, अब प्लेन एरिया चूँकि फ्रेश वाटर में रहता है तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से पानी भी जा रहा होता है, उसमें डिसॉल्व मिनरल भी जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी जा रही होती है, फूड भी जा रहा होता है। तो वो फिर जो आप कह सकते हैं मटेरियल है, जो माउथ है, इसका माउथ आमतौर पे इसका लोकेटेड होता है यहाँ। तो ये माउथ के जरिए से ये सारी चीज़ों को अंदर लेके जाता है और फिर इसके अंदर मौजूद होती है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के जरिए से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए, और इंटेस्टाइन के ऊपर काफ़ी सारे फोल्ड्स मौजूद होते हैं। उन इंटेस्टाइन के फोल्ड्स को हम कहते हैं इंटेस्टिनल सीकी। और इंटेस्टिनल सीकी दे आर द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, और इतनी ज़्यादा इनमें ब्रांचेस होती हैं कि इनकी हर ब्रांच किसी न किसी सेल तक पहुंचती है। यानी इंटेस्टिनल सीकी और हाईली ब्रांच, और इतनी ज़्यादा इनमें ब्रांचेस होती हैं, दे रीच एवरी सेल्स एंड डाइजेस्टेड फूड इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिफ्यूजन। और यहाँ भी डिफ्यूजन के ज़रिए से डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है।
क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्लेनेरिया है, यहाँ भी दो रूट हो गए, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, और जो मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से फूड अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वो फिर इंटेस्टिनल सीकी के ज़रिए से पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी हद तक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है, लेकिन इनमें कोई जो प्रॉपर, जिस तरह हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, उस तरह का इनके अंदर कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। क्लियर। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं होता। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये किसी हद तक ट्रांसपोर्टेशन का काम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 छोटे छोटे आर्टिकल, ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1-2 दफ़ा ये जो हाइड्रा वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है। बहरहाल आप लोगों ने हर क्वेश्चन को लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी, MCQs के लिहाज से भी, हर लिहाज से आप लोग तैयार किया करें, क्योंकि कोई भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2 छोटे शॉर्ट क्वेश्चन मिला के वो क्या बना देते हैं, लॉन्ग बना देते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर जो एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो डिफरेंट किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।